चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था। अच्छा वो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कशन कर लिया था कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब उसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग है ना। यहाँ पर दो तीन बातें आपको बता देता हूं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने PCl5 सॉलिड के ऊपर बात करा था और PBr5 सॉलिड के ऊपर बात करा था ना। PCl5 सॉलिड किस फॉर्म में मिलता है आपको, PCl4+ और PCl6-। और PBr5 में दो मॉलिक्यूल हमने अज्यूम करा था, लेकिन वो जो एनायन बनना था PBr6-, वो स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो आपको एक कैटायन मिला था PBr4+ और एनायन क्या मिला था Br-। लेकिन अब इसमें एक बात पे फोकस करिएगा, फॉस्फोरस दोनों जगह पर क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है। ये फॉस्फोरस का पेंटा क्लोराइड है, ये फॉस्फोरस का पेंटा ब्रोमाइड है। इसी तरीके से अगर हम फॉस्फोरस के अदर पेंटा हेलाइड्स बना दें तो वो अदर पेंटा हेलाइड्स कौन से बनेंगे, PF5 और PI5, है ना। फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड, पेंटा क्लोराइड, पेंटा ब्रोमाइड और पेंटा हाइड्राइड। इन दोनों पे हमने पिछली क्लास पे कुछ चर्चा कर रखी है। अब इन दोनों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। PI5 के बारे में बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, कारण वही आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, फॉस्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड, और आयोडीन कौन से पीरियड का है, फिफ्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉस्फोरस का साइज कंपैरेटिवली छोटा है और आयोडीन जो 5 आएंगे ना उनका साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोरस के 4 पेंटाहेलाइड दे दे और कौन सा पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमको लॉजिकली क्लियरली समझ में आना चाहिए कि एग्जिस्टेंस नहीं होने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। उनमें से एक सबसे मेजर रीजन कौन सा होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग का। और इन सब में सबसे ज्यादा क्राउडिंग कहां पर हो जाएगी, PI5 में, क्योंकि आयोडीन का साइज कंपैरेटिवली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बड़ा है। ठीक, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं PF5 के बारे में। PF5 जो है ना, इसके बारे में एक पॉइंट बताया जाता है जिस पॉइंट का नाम होता है स्यूडो बेरी रोटेशन। ठीक है, स्यूडो बेरी रोटेशन जो है ना, ये वैसे आपके लिए है ना नीट में उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कभी ये पॉइंट कहीं पर सुनने को मिले तो कम से कम हमारे जानकारी में रहेगी ऐसे नाम की कोई फिनोमिना होता है। ठीक है, एक टॉपिक आता है स्यूडो बेरी रोटेशन। स्यूडो बेरी रोटेशन क्या है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। एक्चुअल में जब PF5 का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू 5 आएगा और 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। याद करिए, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए PF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो फॉस्फोरस ने अपने आसपास 3 पोजीशन इक्वेटोरियल और 2 पोजीशन एक्सियल तैयार करे ना। यहां पर भी फ्लोरीन है, यहां पर भी फ्लोरीन है, और इन तीनों जगहों पर भी कौन है बेटा, फ्लोरीन। और इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, याद करिएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में हम लोगों ने ये बात करा था कि क्या इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, बड़ी। कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। किसमें, sp3d में। और sp3d3 में उल्टा होता है, उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है ना। कारण आपको बताया था कि रिपल्शन जब लगता है तो उसको कम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो एंगल बढ़ा लेता है कोई भी ऑर्बिटल या फिर लेंथ बढ़ा लेता है। तो यहाँ लेंथ बढ़ा लेते थे। ये इसका ज्योमेट्री बन गया है। ज्योमेट्री बन के आया तो हम लोगों ने बोला इक्वेटोरियल और एक्सियल में से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एक्सियल। पर इसमें जो इक्वेटोरियल और एक्सियल की वैल्यूज है ना, कई जगह पर मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि दोनों वैल्यू यहां पर बराबर होती है। हालांकि बराबर नहीं होती, ये पॉइंट सही है कि एक्सियल ही बड़ा होता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत मार्जिनल होता है। और मार्जिनल होने का मतलब क्या है कि इसमें एक ये स्यूडो रोटेशन की बात की गई है ना। स्यूडो रोटेशन कहने का मतलब क्या है कि इसकी ज्योमेट्री को रोटेट करते हुए देखा गया है। जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अपने लेवल से ऊपर की बात है, बट मॉलिक्यूल में जब भी कोई प्रॉपर्टी चेक करनी होती है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू चेक होता है। तो उसमें देखा यह गया है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके जो 2 एक्सियल पोजीशन है और 3 इक्वेटोरियल है, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मतलब जो एक्सियल पे वो कभी इक्वेटोरियल पे आता है और जो इक्वेटोरियल पे वो कभी एक्सियल पे आता है। मतलब ये रोटेशन एक चलता रहता है, हर इक्वेटोरियल एक्सियल पे भी आएगा और हर एक्सियल इक्वेटोरियल पे भी आएगा। और होता क्या है कि अभी कितने एक्सियल पोजीशन है, 2। 2 में से पहले एक इक्वेटोरियल पे आएगा, तो इक्वेटोरियल पे आने का मतलब है ये 1 2 3, और इन दोनों में से भी एक प्लेन पे आ जाएगा। तो टोटल प्लेन पे कितने आ जाएंगे, 4। जब प्लेन पे 4 एटम आ जाते हैं तो कहानी कुछ ऐसी बन जाती है
4 एटम प्लेन पर आने का मतलब है 1 2 3 और 4, 4 एटम जब भी प्लेन पे आएंगे तो एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, और दो में से एक तो प्लेन पे आ गया, एक बचा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बेटा एक जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बचा उसको अपन ने ऐसे बना दिया, ये बना दिया एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये चारों किस पे बना दिए, प्लेन पर। याद करिएगा sp3d में मैंने आपको बोला था ये जो d होता है ये कौन होता है, dz स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला था अगर dz स्क्वायर के बदले कभी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तो स्ट्रक्चर ये वाला बन के आता था जिसका नाम था स्क्वायर पिरामिडल। तो बेटा ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपस में फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी तो इसकी ज्योमेट्री देखी जाती है तो एक पल तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखता है और अगले ही पल कैसा दिखता है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। ये दोनों में कन्वर्ट होते रहता है रेगुलरली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में क्या होता रहता है, रोटेशन, या फिर हम बोलते हैं कि ये दो ज्योमेट्रीज में आपस में क्या करता रहता है, स्विच करता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोटेशन। और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि इक्वेटोरियल भी एक्सियल पे आएगा और एक्सियल भी इक्वेटोरियल पे आएगा, मतलब कौन एक्चुअल में इक्वेटोरियल है कौन एक्चुअल में एक्सियल है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब अपनी पोजीशन बार बार क्या करेगा, चेंज। तो उसको बोल देते हैं मार्केट में कि दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। लेकिन जब ये टीबीपी फॉर्म में होता है तब इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी देखी जाती है बेटा, एक्सियल। ये फैक्ट है ना। तो अपने को ये बस एक कहानी पता होनी चाहिए थी कि पीएफ5 मॉलिक्यूल में एक फिनोमिना देखा जाता है जिसका नाम क्या होता है, स्यूडो बेरी रोटेशन। नोट बना के मैं लिखवा दे रहा हूं, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बस, है ना। अगेन नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट कभी ये नाम आ जाए आपके सामने तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है। लिखिएगा पहला पॉइंट, नोट बना के फर्स्ट पॉइंट, इन पीएफ5 मॉलिक्यूल स्यूडो बेरी रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड। In PF5 molecule, pseudo-Berry rotation is observed. In PF5 molecule, pseudo-Berry rotation is observed. दूसरा पॉइंट लिखिए, PF5 molecule, PF5 molecule या ऐसा PF5 लिखा ना, PF5 के पहले इन लिख लो, इन PF5 molecule, in PF5 molecule the structure continuously changes from trigonal bipyramidal, continuously changes from trigonal bipyramidal to square pyramidal and vice versa, मतलब ये टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल से टीबीपी में कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अगला पॉइंट लिखें, इन PF5 the equatorial and axial bond lengths, in PF5 the equatorial and axial bond lengths are assumed to be equal. Assumed to be equal, है ना। ये जो पॉइंट अपन ने लिखा अज्यूम्ड टू बी इक्वल, समझ में आना चाहिए कि अज्यूम करते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रियलिटी इज इक्वेटोरियल और एक्सियल में से कौन बड़ा होता है, एक्सियल। डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते थे कि कई बार अपन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देते, तो वैसी कुछ कहानी होती है। बट हाँ, रियलिटी में डेटा जब देखा जाता है तो माइन्यूटली 1-2 पिकोमीटर की वैल्यू इसकी ज्यादा होती है। जैसे 190 पिकोमीटर तो ये 191 192 पिकोमीटर होता है, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं। ये कहानी है ना इसकी PF5 की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के जो भी टाइप वाइप थे वो सारे पढ़ लिए। हम लोगों ने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जब निकाला तो याद करिएगा, हम लोगों ने पहले इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, जहां पर H का वैल्यू हमेशा 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ आ रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, जहां पर H का वैल्यू डेसिमल में आ रहा था। याद करिएगा वहां पर H का वैल्यू 2.5 3.5 4.5 समटाइम इसी तरह से कुछ वैल्यू आपको मिलता था। मान लीजिए 3.5 आया तो हमको क्या करना होता था, या तो उसको लोअर पे राउंड ऑफ करके 3 मानना होता था, या फिर हायर पे राउंड ऑफ करके 4 मानना होता था। लोअर पे राउंड ऑफ कब करते थे, जब साइड एटम का EN कम होता था।
साइड एटम का ईएन कम तो लोअर पे राउंड ऑफ, और साइड एटम का ईएन ज्यादा तो हायर पे राउंड ऑफ। और वो क्यों होता था, मैंने ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज बताई थी आपको। दूसरी बात, हमने लास्ट क्लास में एक 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नाम की चीज भी पढ़ी थी, और 2 मॉलिक्यूल थे उसके, NO और ClO2। ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन जब हम हाफ B+M माइनस C+A से निकालते हैं तो वैसे 3.5 आता है। 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो साइड एटम का ईएन ज्यादा होकर 4 बन जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उसका हाइब्रिडाइजेशन एक कम हो जाता था, क्योंकि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता था, और इसीलिए ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके क्या होता था, sp2। चलिए अब आइए इधर, आपके सामने यहां पर 3 मॉलिक्यूल मैंने लिखे हुए हैं, हमको हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है इनके बारे में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपके सामने पहला मॉलिक्यूल क्या लिखा, NH4Cl। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इन, पहला मॉलिक्यूल लिखे NH4Cl। NH4Cl फटाफट एक बार सॉल्व कर लें इसे। सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें, नाइट्रोजन। चलिए, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने चले तो हमारे पास तरीका क्या बेटा, हाफ B+M माइनस C+A। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं है, कितने हैं, 4। और क्लोरीन भी जब साइड एटम में आता है तो क्या हो जाता है, मोनोवैलेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आएगा, 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d का मतलब है नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 5। 5 में से 4 जगहों पर आपने कौन सा लगा दिया, हाइड्रोजन, और एक जगह पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। सब गलत है, अगर आपने ऐसा करा है तो ये गलत है, ठीक है। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, मैं शुरू से यही बोलते आ रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है, आयनिक कंपाउंड का या कोवेलेंट का, कोवेलेंट का। आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड नाम की एक चीज पढ़ी थी, जहां पर मैंने लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स आपको लिखाए थे। उस समय पर मैंने नोट में कुछ बातें आपको लिखाई थी। पहला लिखाया था कि अल्बेली के CBI हमेशा क्या होते हैं, कोवेलेंट। कुछ याद आ रहा है ऐसा, है ना। अभी अपन लगातार कई बार सुन चुके, अभी ये याद हो जानी चाहिए चीजें ना, अब याद नहीं हो रही तो दिक्कत है फिर, है ना। दूसरी बात, बेरिलियम के सभी हैलाइड हमेशा क्या होते हैं, कोवेलेंट, BF2O, Cl2O, Br2O, I2। एक और बात बताई थी, पॉली एटॉमिक आयन वाला कोई भी कंपाउंड आएगा वो हमेशा क्या होगा, आयनिक। कुछ याद आ रहा है ऐसा। अच्छा, इसका नाम बताओ, क्या पढ़ोगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, सोडियम नहीं, अमोनियम। जाग जा भाई, अभी है ना, यही दिया तले अंधेरा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पर आइए, इसका नाम बोलो, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है ना, कम से कम नाम तो हमको समझ में आ रहा है। अब अमोनियम क्लोराइड होने का मतलब यहां पर 2 आयन है। कौन कौन से आयन है, अमोनियम आयन भी और क्लोराइड आयन, है ना। सोडियम कार्बोनेट का मतलब सोडियम आयन भी और कार्बोनेट आयन भी है। कैल्शियम सल्फेट का मतलब कैल्शियम आयन भी और सल्फेट आयन। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, जैसे आइए कैल्शियम सल्फेट से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम सल्फेट मतलब 2 आयन है यहाँ पर, ठीक है ना। 2 आयन होने का मतलब है ये टूटेगा, एक तो कैल्शियम आयन में टूट जाएगा और दूसरा सल्फेट आयन में टूट जाएगा, ये ऐसा टूटेगा। मुझे बताइए, ये वाला आयन मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। अगर कोई मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही तो एटम है, अब एक ही एटम है तो उसका अंदर किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं होगा। कैल्शियम का बॉन्ड किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, लेकिन कैल्शियम के अंदर ही अंदर कोई बॉन्ड नहीं होगा, पक्की बात है ये, है ना। ये आयन है, ये भी एक आयन है, पर ये आयन पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है। एक से ज्यादा एटम है तो अगर 2 एटम भी होते तो 2 एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, कुछ भी होगा, होगा तो सही, पक्की बात है। तो इसके अंदर तो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसके और इसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। अब मुझे बताओ, सल्फर मेटल है कि नॉन मेटल है, अरे बोलो, नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड अगर आ गया, और कोवेलेंट बॉन्ड वाले हाइब्रिडेशन हमेशा किसके लिए निकलता है, आयनिक के लिए या कोवेलेंट के लिए, कोवेलेंट।
और कोवेलेंट में भी ये पॉली एटॉमिक है, इसका मतलब है यहां पर आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अगर एग्जाम में बोल दे कि कैल्शियम सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप कैल्शियम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैल्शियम में कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। आपको किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, सल्फेट का। और सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमें आता है, 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब आ गया sp3, और sp3 का मतलब हो गया ये टेट्राहेड्रल वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कैल्शियम सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो कैल्शियम को तो बाजू में रख देना, सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आंसर लिख के आना है आपको, ठीक है। इधर आइए, सोडियम कार्बोनेट। मुझे बताइए, इसको दो आयंस में तोड़ूंगा, कौन कौन से आयन है, सोडियम भी और कार्बोनेट। सोडियम आयन नेचर में कैसा मिलता है, Na+2+3+ क्या मिलता है, Na+। अच्छा, कितने Na+ है यहाँ पर, दो। अब इतना तो ब्रेक करना आना चाहिए कि दो Na+ है ना ये। और कार्बोनेट होता है CO3 2-। तो ये +2 और ये -2 आपस में क्या हो गए, कैंसल। ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, मोनो। मोनो है तो इसके अंदर तो कोई बॉन्ड होगा ही नहीं। लेकिन इसके अंदर देखो, क्या ये मोनो है या पॉली है, पॉली। इसके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड आपस में होगा, और वो कोई भी बॉन्ड हो सकता है। कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, कोवेलेंट। क्या पॉली एटॉमिक कोवेलेंट स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, H का वैल्यू आ जाएगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर वगैरह वगैरह, वो आप सॉल्व कर लेंगे। इधर आइए, NH4Cl। आपने ऐसा सॉल्व कर दिया होता तो गलत है। NH4Cl का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मतलब है, समझ में आना चाहिए, इसमें अमोनियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। अच्छा मुझे बताइए, अमोनियम क्लोराइड में से जो क्लोराइड आयन है, ये मोनो है या पॉली है, मोनो। इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते आप। लेकिन क्या जो अमोनियम आयन है, ये है आयन, क्या है ये, आयन है ये। और इस आयन के अंदर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट। तो इस कोवेलेंट बॉन्डेड स्पीशीज का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो H का वैल्यू आएगा 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नोट कर लीजिए। तो कभी भी ऐसा आ जाए केस, तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि NH4Cl का हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो उसका, उसमें आप Cl को काउंट नहीं कर सकते, एक्चुअल में जो पॉली एटॉमिक आयन है उसी का हाइब्रिडाइजेशन निकल सकता है। चलिए, है ना। तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में जो भी टाइप वाइप कैटेगरी बन सकते हैं तो वो सब बता दिया कि आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलता, लेकिन आयनिक कंपाउंड में जो पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन होता है, उस आयन का आप हाइब्रिडाइजेशन जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अभी तक हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, याद करिएगा, जब हमने ओवरलैपिंग वीबीटी के समय पे शुरुआत करी थी, तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। मैंने फ्लो चार्ट ओवरलैपिंग में कुछ ऐसा बनाया था कि दो तरह के स्पीशीज आपके सामने आएंगे, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। और याद करिएगा, डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता था, पाई भी बन सकता था, पॉली में भी सिग्मा बन सकता था और पाई बन सकता था। डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनाने के 3 तरीके बताए थे, एसएस, एसपी और पीपी। पॉलीएटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनाने का तरीका था हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीबीटी के अंदर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। मैंने आपको बताया कि sp3s sp3p हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन आएगा। लेकिन अभी तक हमने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, है ना। हल्का फुल्का डिस्कशन हमने, N2P2 नहीं बन रहा, CO2 बन रहा है, SiO2 नहीं बन रहा, वो करा था, लेकिन वो ठीक है, बस एक बेसिक आइडिया था। तो हमने इसमें बात करी थी कि पाई बॉन्ड जनरली
पी पाई या फिर डी पाई या फिर डी पाई, जिसमें मैंने आपको बोला था ये बस पता होना चाहिए, मेनली हमें दो के बारे में पढ़ना होता है, पी पाई और डी पाई। डाई एटॉमिक में पाई बॉन्ड बनेगा तो भी ऐसे ही बनेगा, और पॉली एटॉमिक में पाई बॉन्ड बनेगा तो भी ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब है कि जब पाई बॉन्ड बनना होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आएगा या प्योर ऑर्बिटल काम में आएगा? प्योर ऑर्बिटल, चाहे वो डायटोमिक हो चाहे वो पॉली एटॉमिक हो। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करते हो, डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए प्योर ऑर्बिटल का यूज करते हो। लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी बने, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, डायटोमिक हो पॉली एटॉमिक हो, मतलब कैसा भी मॉलिक्यूल हो, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा। वो प्योर ऑर्बिटल या तो पी हो सकता है या डी हो सकता है। एस ने तो कसम खा रखी थी कोर्ट में, जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। तो अब हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि किन मॉलिक्यूल में कौन कौन से पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड हैं, कौन कौन से पाई बॉन्ड है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर केसेस को समझ लेते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे, मेनली वो मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने वाले, ठीक है। डायटोमिक आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली हम लोग पॉलीएटॉमिक पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि एग्जाम में वही आपसे पूछा जाता है। अब पहले तो कैटेगरी को समझिए। जब भी पाई बॉन्ड बनना होगा या कोई भी मॉलिक्यूल बनना होगा, डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, तो एक सेंट्रल एटम होगा और एक साइड एटम होगा। ये तो पक्की बात है ना कि कोई ना कोई साइड एटम आएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम, मान लो ये सेंट्रल एटम मैंने कुछ भी माना होता, एक सेंट्रल एटम मान लिया और एक साइड एटम मान लिया। साइड एटम आपके सिलेबस में मेनली आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, या फिर कभी कभार कौन मिल जाएगा? नाइट्रोजन, या कभी कभार कौन मिल जाएगा? कार्बन। कार्बन वाला साइड एटम या सेंट्रल एटम, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी कुछ बात है। ये सब आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा, है ना। हालांकि आपको एग्जाम में जब पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए साइड एटम जनरली कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि याद करिए पीरियोडिक टेबल में हमने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में तीन तरह के कंपाउंड पढ़े थे, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड और नेचर ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन के समय में काफी डिटेल में आपको ऑक्सी एसिड्स और उनके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, उसके ऊपर भी हमने कई बार चर्चा करी है। आपको मेनली आपके सिलेबस में जिनके स्ट्रक्चर्स बनाने को मिलेंगे ना, वो ऑक्साइड्स होंगे। क्या होंगे? ऑक्साइड, या फिर क्या होंगे? ऑक्सी एसिड्स, या फिर क्या होंगे? ऑक्सी एनायंस। तो इसीलिए मेनली आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में कितने पाई बॉन्ड है और कौन कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है, तो आपको साइड एटम में हमेशा कौन देखने को मिलता है? ऑक्सीजन। बाय चांस साइड एटम में ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन आ जाए तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही होगा। कार्बन आ जाए तो भी आंसर वही होगा। तो हमें साइड एटम ऐसा चाहिए जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता हो। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आपके सिलेबस में मेनली आपको या तो साइड एटम में ऑक्सीजन मिलेगा, या नाइट्रोजन मिलेगा, या कार्बन मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99999% आपको क्वेश्चन ऑक्सीजन का ही आता है। तो अपन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बट बाय चांस कभी नाइट्रोजन या कार्बन दे दिया जाए तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास एस होता है, पी होता है, डी नहीं होता। तो ये जब भी पाई बॉन्ड बनाएगा एस का इस्तेमाल करेगा या पी का इस्तेमाल करेगा? पी का। ये भी पी का, ये भी पी का। तो तीनों की कंडीशन एक जैसी होती है। आइए इधर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, पाई बॉन्ड की कहानी को समझना। सबसे पहला केस, मान लो आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मान लीजिए हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एटम के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एस 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 पी 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 काम आएगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल काम आएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। अब चेक करिएगा, मान लो एक सेंट्रल एटम है और साइड एटम आपने पक्का कर दिया कौन है? ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, अगर सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, है ना, सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या लेके आता है? पी। और साइड एटम ऑक्सीजन भी क्या लेके आता है? पी। पाई बॉन्ड में दो ही चीजें काम आएगी, या तो पी या फिर डी। एस तो कभी काम नहीं आ सकता। ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा? एस लाएगा कि पी लाएगा कि डी लाएगा? पी लाएगा। इसके लिए ये पक्की बात है कि ये पी ही लेके आएगा। मतलब आपको ऑक्सीजन के लिए पहले से ही पता है कि ऑक्सीजन जब भी पाई बॉन्ड बनाएगा उसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा वो एस नहीं हो सकता, वो कौन होगा? पी ऑर्बिटल होगा, है ना।
सेंट्रल एटम अगर पी का इस्तेमाल कर ले तो फिर पाई बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, पी पाई पी पाई। मान लो ये तो पी ही लेके आएगा, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। और मान लो सेंट्रल एटम अगर डी का इस्तेमाल कर ले तो कौन सा पाई बॉन्ड बन जाएगा, डी पाई पी पाई। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हमें जनरली हमारे सिलेबस में जिन दो पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ना होगा वो पी पाई होगा या फिर डी पी पाई, क्योंकि ये डी ला नहीं सकता और ये डी ला नहीं सकता तो डी पाई बनना पॉसिबल नहीं होगा हमारे सिलेबस के अंदर। अब सुने आगे की कहानी। सेंट्रल एटम और साइड एटम की कहानी समझिएगा। पहले सेंट्रल एटम को समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा ना। सेंट्रल एटम की यदि हम बात करें तो सेंट्रल एटम के पास मान लो एस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो पी है, और मान लो सेंट्रल एटम तो थर्ड फोर्थ पीरियड किसी का भी हो तो उसके पास डी भी हो सकता है। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका निकलेगा, सेंट्रल एटम का। मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ प्योर ऑर्बिटल मिक्सर के अंदर जाएंगे, और मिक्सर के अंदर अगर प्योर ऑर्बिटल जाएंगे, मिक्सिंग करोगे तो एक की तो मिक्सिंग नहीं हो सकती, मिक्सिंग कम से कम कितनों की होगी, दो की। तो मिनिमम हाइब्रिडाइजेशन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, sp। मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऑर्बिटल मिक्सर में गए, इन दो ने मिक्स होकर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बनाता है कि पाई बनाता है, सिग्मा। वो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए होंगे और या फिर लोन पेयर रखने के काम में आ गए होंगे, बिकॉज H का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। खत्म बात। अब ये दो ऑर्बिटल अपने किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए या फिर लोन पेयर रखने में काम आ गया। हमें कौन सा बॉन्ड बनवाना है, पाई, तो पाई में इसका कोई रोल नहीं है। अब आगे सुनिए, मान लो सेंट्रल एटम को एक पाई बॉन्ड बनाना है, कितना पाई बॉन्ड बनाना है, एक, और किसके साथ बनाना है, ऑक्सीजन के साथ। तो पाई बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। पेयरिंग को ही शेयरिंग बोलते हैं, उसी को ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। बताइए, सेंट्रल एटम को अगर पहला पाई बॉन्ड बनाना है तो सेंट्रल एटम इसका और इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो बताओ, सेंट्रल एटम के पास जो प्योर ऑर्बिटल बचा है वो पी और डी बचे हुए, पर पहले किसका इस्तेमाल करेगा, पी का। इसका मतलब सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, पी, और ऑक्सीजन क्या लेके आएगा, वो भी तो पी ही लेके आएगा। तो इसका जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई बॉन्ड। ये पक्की बात हो गई। अच्छा, मान लो सेंट्रल एटम को दूसरा पाई बॉन्ड, एक तो बन गया, एक और बनाना होता मान लो, तो सेंट्रल एटम के पास अभी क्या एक और पी खाली है या नहीं है, तो सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल लाता, पी। साइड एटम ऑक्सीजन ही मान के चलना है तो वो भी हमेशा क्या लेके आएगा, पी। तो ये पाई बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनता, पी और पी, इसको क्या बोल देते हैं, पी पाई। मान लो सेंट्रल एटम को एक और पाई बॉन्ड बनाना होता तो क्या सेंट्रल एटम के पास अब पी बचे या खत्म हो गए, खत्म हो। अब क्या यूज करता, डी। तो तीसरे पाई बॉन्ड में सेंट्रल एटम इस्तेमाल करता डी, और ऑक्सीजन अभी भी क्या लेके आता, पी। इसका मतलब है क्या बन जाता, डी पाई पी पाई। इसके बाद चौथा बनाना होता तो भी डी पाई पी पाई, पांचवा भी डी पाई पी पाई। ये कहानी चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, ध्यान से देखिएगा, s कितना होता है, एक, p कितने होते हैं, तीन, d कितने होते हैं, पांच। sp होने का मतलब एक s और एक p तो मिक्सर में चला गया। क्या अभी दो p बचे हुए हैं, तो सेंट्रल एटम को पहला पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या वो p ऑर्बिटल लेके आ सकता है, यस। और ऑक्सीजन जो आएगा वो भी क्या लेके आएगा, p। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, p पाई। और दूसरा बनाना होता तो भी p पाई p, और तीसरा बनाना होता तो d पाई p पाई। इसका मतलब है हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो मैक्सिमम दो p पाई बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम टू p पाई बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम दो p पाई बन सकते हैं। उसके बाद वाला हमेशा क्या बनेगा, d पाई p पाई। ये कब की कहानी है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। हालांकि sp में आपको यही केस काम आएगा, ये केस कभी भी काम नहीं आएगा, इसलिए हम यहां पर सिर्फ p पाई मेंशन करते हैं। बाकी इसके बाद का जो भी पाई बॉन्ड इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, d पाई p पाई, पर वो मिलेगा नहीं एग्जांपल आपको कभी, है ना। आइए इधर सेकंड नंबर पे चलते हैं। मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। वापस से चेक करिएगा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के कितने ऑर्बिटल मिक्सर में चले गए, तीन। कौन कौन सा, एक, दो, तीन, sp2, ये मिक्सर में चले गए। जो मिक्सर में गया
वो तो हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल किस काम में आएगा? या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आएगा या फिर लोन पेयर रखने के काम में आएगा। क्या ये पाई बॉन्ड के काम में आ सकते हैं? नहीं। क्या सेंट्रल एटम के पास पाई बॉन्ड के लिए अभी कोई पी खाली है या नहीं है? और ऑक्सीजन भी क्या लेके आएगा? पी। तो पहले पाई बॉन्ड में सेंट्रल एटम अपने कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा? पी। और ऑक्सीजन तो हमेशा पी ही लेके आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं है और एस पाई बॉन्ड बना नहीं सकता। तो पहला पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? पी पाई, पी पाई। लेकिन अगर मान लो दूसरा पाई बॉन्ड बनाना होता तो क्या इसके पी खत्म हो चुके हैं बेटा? यस। और पी खत्म हो गए तो ये क्या इस्तेमाल करेगा? डी। और ऑक्सीजन क्या लेके आएगा? पी। इसका मतलब है दूसरा पाई बॉन्ड क्या बनेगा? डी पाई पी पाई। क्या तीसरा भी यही बनेगा बेटा? यस। चौथा पांचवा जो भी बने वो इसी टाइप का बनेगा। मतलब sp2 अब नाम से दिख जाएगा, एस तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं। पी कितने होते हैं टोटल? तीन। तीन में से दो पी तो मिक्सिंग में चले गए, कितना पी बचा? एक। तो बेटा सेंट्रल एटम का एक ही पी खाली है। तो सेंट्रल एटम जब पहला पाई बॉन्ड बनाएगा तो वन सेंट्रल एटम का पी और ऑक्सीजन का भी पी, तो वन पी पाई बॉन्ड, रेस्ट ऑल। इसके बाद जो भी आएगा उसमें सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? डी। क्योंकि sp2 और p, तीन पी खत्म हो गए, अब सेंट्रल एटम यूज करेगा डी और ऑक्सीजन क्या लेके आएगा? पी। तो पहला बॉन्ड तो पी पाई बनेगा, बाकी सारे बॉन्ड डी पाई पी पाई बन रहे होंगे ऑक्सीजन के साथ। तीसरे केस पे आइए, मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो। अब यहीं से देखिएगा डायरेक्ट, sp3 होने का मतलब सेंट्रल एटम ने अपना s और तीनों पी तो मिक्सर में डाल दिया। मिक्सर में डाल दिया तो ये प्योर रहे या हाइब्रिड बन गए? हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑर्बिटल किस काम में आएगा? या तो सिग्मा बनाने में या फिर लोन पेयर रखने में। पाई में इनका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है क्या पी ऑर्बिटल खत्म हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब अगर सेंट्रल एटम को पाए बनाना है और उसका पी तो है ही नहीं, क्योंकि पी तो मिक्सर में चला गया, तो उसको पाए बॉन्ड बनाने के लिए क्या डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस। सेंट्रल एटम इस्तेमाल करेगा डी और ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा? पी। इसका मतलब है ऑल पाए बॉन्ड्स विल बी डी पाई पी पाई। इसके बाद कोई भी हाइब्रिडेशन ले लो, कोई भी हाइब्रिडेशन ले लो, उनमें तो पी ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है। अगर पी ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो उनको डी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर भी बचे हुए सारे पाई बॉन्ड कौन से बनेंगे? डी पाई पी पाई। नोट करिए पहले से। चलिए बेटा, है ना। अब ये टेबल बन जाने के बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को अब समझने की तैयारी करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में पहला मॉलिक्यूल दिया बेटा CO2, है ना। 4-5 एग्जाम्पल पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको, फिर कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूंगा अभी सॉल्व करने के लिए। CO2 की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहां पर साइड एटम ऑक्सीजन है या नहीं है बेटा? है। और ऑक्सीजन अगर साइड एटम में आ गया तो फिर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के ऊपर बात आ जाती है। याद करिएगा जब हमने ऑक्सी एनायन पढ़ा था तो मैंने बोला था अगर किसी ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर किसी ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। तो ये बिना चार्ज वाला ऑक्सीजन है, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा। आई होप सी। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे सबसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस मॉलिक्यूल में, वो पूछा जा सकता है इसमें कितने पाई बॉन्ड है। तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड है कितने। जब ये पता रहेगा कि कितने पाई बॉन्ड है तब जाके ये निकाल पाओगे कि अगर मान लो 5 पाई बॉन्ड है तो 5 में से कितने पी पाई हैं,
कितने डी पाई पी पाई, यही नहीं पता कि बॉन्ड कितने, तो फिर कौन सा पी पाई कौन सा डी पाई, पी पाई की नहीं पी पाई की, जी पाई की नहीं जी पाई, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन आ रहा है, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर है ना, हमें पता है इसका हाइब्रिडेशन sp आता है, और sp का मतलब है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा लीनियर। ये हमने CO2 का स्ट्रक्चर बना दिया, और ये हमने VBT में भी बनाया हुआ, और पहले से भी आपको इतना आइडिया है। पहला बॉन्ड, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। सिग्मा कैसे बन रहा होगा, तो सिग्मा या तो पी पाई मतलब SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग या PP से बन रहा होगा। कब, जब डायटोमिक होता। पर ये डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है, पॉली में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी। अब वो हाइब्रिड कौन सा होगा, वो एनी कौन सा होगा, ये सब अपन ने पढ़ लिया। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp, निकाल लो आराम से, हाफ V प्लस माइनस C प्लस से लगाते रहिए। क्या हाइब्रिडेशन आ रहा है, sp। sp का मतलब है कि कार्बन ने अपने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे, H का वैल्यू 2 आया है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर रखा, एक इधर रखा, लीनियर फॉर्म में, ऑक्सीजन ने आके ओवरलैपिंग करी, ऑक्सीजन ने आके ओवरलैपिंग करी। सिग्मा बॉन्ड बनाने में कार्बन ने अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करा, और ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, दोनों p में होते हैं। तो पहला जो सिग्मा बॉन्ड बना उसमें कार्बन का sp ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड वाली बात कर रहा हूं, sp p ओवरलैपिंग है, और ये भी sp p ओवरलैपिंग है। लेकिन अब सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल से बन गया, हमें उस पर चर्चा नहीं करना, हमें किस पे चर्चा करना है, पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर पाई बॉन्ड है या नहीं है, कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो ये लिख दिया मैंने, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, A और B मान लिया हमने, है ना। अब पाई बॉन्ड में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, और साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने तरीकों से बन सकता है, 2 तरीकों से, वैसे तो 3 है पर अपन अब 2 ही बोलेंगे। पहला पाई बॉन्ड कौन सा हो सकता है, या तो पी पाई या फिर डी पाई पी पाई। सेंट्रल एटम का भी मुझे पता नहीं, पर साइड एटम पक्का है, कौन दे रखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी पाई बॉन्ड बनाने आएगा, ऑक्सीजन के पास या तो S होता है या P होता है, D तो होता ही नहीं सेकंड पीरियड के पास। तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाने आएगा तो S लेके आएगा या P लेके आएगा, P। तो पहला वाला जो ऑक्सीजन आएगा वो भी अपना P ऑर्बिटल लाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है वो भी अपना P ऑर्बिटल लाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन की बात खत्म। अब मुझे सेंट्रल एटम की जानकारी निकालनी है कि सेंट्रल एटम की कहानी क्या है। सेंट्रल एटम का क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या मुझे पता है कि यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कि कार्बन ने अपना एक S और एक P कहां डाल दिया, मिक्सर में डाल दिया। क्या sp होने के बाद भी इसके पास कोई P बचा है या नहीं बचा है, बचा है। कितने P बचे, 2, क्योंकि P कितने होते हैं, 3 में से एक तो मिक्सर में चला गया, लेकिन अभी 2 P बचे हुए। तो सेंट्रल एटम जब अपना पाई बॉन्ड बनाने आएगा तो कार्बन पहले पाई बॉन्ड में भी P का इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे पाई बॉन्ड में भी P का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि 2 P बचे हुए थे इसके पास sp होने के बावजूद भी, और इसीलिए दोनों पाई बॉन्ड कौन से बन के आए गए, P पाई P पाई। अब यही बात अपन ने यहां लिखी थी कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो मैक्सिमम कितने P पाई बनेंगे, 2। पहला भी P पाई बनेगा और दूसरा भी P पाई बनेगा। आगे सुनिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं, 2-3 एग्जांपल पहले बता देता हूं, समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने SO3। मुझे बताइए कि यहां पर भी साइड एटम ऑक्सीजन है या नहीं है, ये भी एक तरह का ऑक्साइड ही है। जनरली ऑक्साइड ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एनायन आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक ऑक्साइड है, मतलब यहां पर भी साइड एटम ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर भी पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा, होगा। अब पाई बॉन्ड कितने होंगे, पहले उस पर चर्चा होगी। SO3 में सल्फर का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा आई होप इतना सबको पता है कि SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आता है। क्या यहां पर सल्फर का जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या इसका हाइब्रिडेशन sp2 है या नहीं है, बेटा है। आपको हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका पता है, हाफ V प्लस माइनस C प्लस से लगाइए। सल्फर के H की वैल्यू 3 आएगी, 3 का मतलब है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिग्मा बॉन्ड बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एनी ऑर्बिटल काम आ गया। लेकिन अब हमें पाई बॉन्ड पे चर्चा करनी है। यहां पर कितने पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 3। पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, 3 पाई बॉन्ड्स। अब 3 पाई बॉन्ड होने का मतलब है पहला भी किसी टाइप का होगा, दूसरा भी किसी टाइप का होगा और तीसरा भी किसी ना किसी टाइप का तो होगा। अब मुझे बताओ साइड एटम कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बनाने आ रहा है तो P लेके आता है या D लेके आता है, P लेके आता है।
पहला ऑक्सीजन भी पी लाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी पी लाएगा और तीसरा भी पी लाएगा। हमें सेंट्रल की जानकारी निकालनी होती कि सेंट्रल अगर पी का इस्तेमाल करेगा तो पी पाई बन जाएगा, और सेंट्रल अगर डी का इस्तेमाल करेगा तो डी पाई पी पाई बन जाएगा। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? थर्ड पीरियड के पास क्या एस पी के साथ डी भी होता है या नहीं होता? होता है। इसने मिक्सर में कौन कौन से ऑर्बिटल डाल दिए? sp2, मतलब एक एस और दो पी मिक्सर में डाल दिए। मिक्सर वाले सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर के काम में आएंगे, वो पाई बॉन्ड के काम में नहीं आएंगे। क्या सेंट्रल एटम के पास अभी भी कोई पी बचा हुआ है? यस। कितना? एक। तो सेंट्रल एटम पहला पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना पी ऑर्बिटल लेके आ जाएगा, तो पहला पाई बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? पी पाई पी पाई। लेकिन अगर इसको दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या इसके पी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं? यस। यहां से तो पाई बना लिया इसने एक। दूसरे पाई बॉन्ड के लिए क्या इसको डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस। और तीसरे पाई बॉन्ड के लिए भी क्या इसको डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस। तो दूसरे पाई बॉन्ड में सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? डी। और तीसरे पाई बॉन्ड में भी सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? डी। इसका मतलब एक पी पाई बॉन्ड बनेगा और बचे हुए दो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे। कब? जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। यही बात हमने लिखी है कि sp2 में केवल एक पी पाई बनेगा, उसके बाद के जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? डी पाई पी पाई। आगे सुनिएगा, ये जो दो मॉलिक्यूल अभी हम लोगों ने डिस्कस करे, इसके बाद एक तीसरे मॉलिक्यूल पे और चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल दिया जाता है SO2। ध्यान सुनिएगा, SO2, मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है बेटा? सल्फर। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाफ V प्लस है माइनस C प्लस से सॉल्व करिए। H का वैल्यू अभी भी कितना आएगा? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 का मतलब सल्फर ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। 3 में से साइड एटम कितने आए? 2। एक मान लो यहां आ गया, एक यहां आ गया, तो बची हुई जगह पे कौन आ जाएगा? लोन पेयर। ये जो अभी तीन पोजीशन अपन ने बनाई, ये किससे बनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 और sp2। लेकिन ऑक्सीजन जब आया तो केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा? डबल। तो सिग्मा की कहानी तो अपन ने समझ ली, लेकिन अब यहां पर पाई बॉन्ड भी बनेगा। और इस बार यहां पर इस मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसका मतलब है कि यहां पर हमें 3 पाई बॉन्ड दिख रहे थे और यहां पर हमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। 2 पाई बॉन्ड्स। अब 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों का कोई ना कोई टाइप भी होगा। साइड एटम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी पाई बॉन्ड बनाने आएगा कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? पी। क्योंकि पाई बॉन्ड आपके सिलेबस में जनरली या तो पी पाई बनेगा या फिर डी पाई पी पाई बनेगा। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन की कहानी तो समझ में आ गई। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया था? sp2। sp2 होने का मतलब सेंट्रल एटम के पास एक एस था, 3 पी थे और 5 डी थे। sp2 होने का मतलब एक एस और 2 पी तो मिक्सर में चले गए। क्या अभी सेंट्रल एटम के पास एक पी बचा है कि नहीं बचा? बचा है। तो सेंट्रल एटम पहला पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? पी का। लेकिन अब 2 पी तो मिक्सर में जा चुके, एक पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ गया। क्या तीनों पी खत्म हो गए बेटा? यस। अब सेंट्रल एटम को अगला पाई बॉन्ड बनाना है तो किसका इस्तेमाल करेगा? डी का। और इसीलिए अगला पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? डी पाई पी पाई। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, पहला पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? पी पाई। रेस्ट ऑल विल बी डी पाई पी पाई। नोट करिए पहले।
चलिए, है ना। अब ये तीनों एग्जांपल लिखने के बाद अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं पहले वो समझते हैं, फिर और आगे बात करते हैं इसमें। मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं आंसर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल पी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। पहला वाला आ जाएगा, उसमें सिर्फ पी पाई टाइप के बॉन्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पी पाई एज वेल एज डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सेकेंड और थर्ड, इसमें पी पाई भी और डी पाई भी। थर्ड केस समझिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ डी पाई फर्स्ट, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ डी पाई है ही नहीं, पी पाई तो ज्यादा ही हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड आर ग्रेटर देन पी पाई। सेकेंड वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स आर इक्वल। आंसर कौन सा था? तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला तो ये पूछ सकता है कितने पाई बॉन्ड है, दूसरा कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है, और फिर इस तरह से कि किसमें सिर्फ पी पाई है, किसमें पी पाई के साथ डी पाई भी है, ज्यादा है कम है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे और एग्जांपल अभी हम देखेंगे पाई बॉन्ड में, बट उससे पहले कुछ और बात यहां पर डिस्कस कर रहा हूं सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल के बारे में। ध्यान सुनना, हमारे सिलेबस में एक और, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, एक और चीज का मेंशन आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ते अपन लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई डोनर हो और कोई एक्सेप्टर हो। हमने जब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था उसी समय पे आपको बताया था, एक होता है लुईस एसिड, एक होता है लुईस बेस लोन पेयर देगा, लुईस एसिड लोन पेयर लेगा। लुईस बेस लोन पेयर कब देगा? जब खुद का ऑक्टेट पूरा हो और किसी के पास लोन पेयर हो, वो डोनर हो सकता है। और एक्सेप्टर की कंडीशन क्या होती है? उसके पास क्या होना चाहिए? खाली डब्बा। ये सब हम पढ़ चुके हैं और उसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। तो अलग से कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का टॉपिक नहीं आता, वो इसी में अपन पढ़ते रहते हैं। अब SO3 और SO2 के बारे में समझिएगा। जब आप रेडॉक्स वगैरह पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं H2SO4, तो आप लोग कई बार रेडॉक्स के अंदर H2SO4 का ऐसा स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, और कई बार आप रेडॉक्स के अंदर, है ना, जनरली आपको वहीं पे इस तरह की चीजें बताई जाती है, तो यहां पर ऐसा भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। दो तरह के स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर अपनी अपनी जगह सही है। दोनों की कंडीशन अलग क्यों है? एक्चुअल में हमने पढ़ा था एक टॉपिक कोवेलेंसी, और कोवेलेंसी के अंदर एक टर्म आई थी वेरिएबल कोवेलेंसी। क्या सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन क्या ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड करके 4 और 6 कर पाता था? यस। सारी कहानी कोवेलेंसी की है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो सल्फर के आसपास इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिएगा, 1, 2, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या यहां पर सल्फर का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? है। क्या ऑक्टेट से कम है या ऑक्टेट से ज्यादा है? या एग्जैक्टली ऑक्टेट है? एग्जैक्टली ऑक्टेट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, यहां पर हम बोलेंगे कि सल्फर ने अपना जो भी स्ट्रक्चर एक्वायर करा है वो किसके अकॉर्डिंग करा है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली किया है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता था कि हर एक एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। खत्म बात। यहां पर सल्फर के आसपास इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 ये वाली कहानी है। सल्फर ने 6 के 6 अनपेयर्ड कर दिए। 6 अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए 6 बॉन्ड बनाएगा, और 6 बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या एक्सपांडेड ऑक्टेट में? किसी भी मॉलिक्यूल में जनरली जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का आ जाए, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का आ जाए, क्या यहां पर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है या नहीं है? तो थर्ड पीरियड और उससे आगे वाले एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल पड़ा होता है, सेकंड के पास d होता ही नहीं है ना। तो सेकंड के पास कौन होता है? केवल एक s और 3 p। तो सेकंड वाला कितनी भी कोशिश कर ले 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, बस यही कहानी है। तो सेकंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है तो वो या तो ऑक्टेट बनाएगा या ऑक्टेट से कम बनाएगा, ऑक्टेट से ज्यादा तो वो बना ही नहीं सकता क्योंकि डी होता ही नहीं है। लेकिन थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है ना, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो ऑक्टेट एक्वायर कर ले, और या फिर वो अपने उन्हीं इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करके ऑक्टेट से ज्यादा बॉन्ड बना दे। फिर मन में आता सर ऐसा कर लिया तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहां पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4। यहां कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6।
जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी उसकी क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी। और याद करिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन का ऑक्टेट से कोई लेना देना होता भी नहीं था, उसको तो अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग से मतलब होता था। अनपेयर्ड की पेयरिंग करते हुए चाहे 6 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। ये इसकी कहानी है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाए हैं ना, इनके अंदर आपसे दो चीजें पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए आप H2SO4 के इस स्ट्रक्चर को देखिए और मैंने आपसे पूछा कि H2SO4 में कितने पाई बॉन्ड है, देखिए आराम से कितने पाई बॉन्ड है, दो। ठीक, यहां पर देखिए H2SO4 के पास कितने पाई बॉन्ड है, 0। क्योंकि अब हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो अपने को ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल का जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर बने, एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरीज। ये ऑक्टेट रूल का स्ट्रक्चर है और ये सिडविक रूल का स्ट्रक्चर है। सिडविक रूल अपने को पढ़ना नहीं होता, बस उसमें अपन वही वेरिएबल कोवेलेंसी जो हमने पढ़ा था वही सिडविक रूल होता है। तो ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर है और ये सिडविक स्ट्रक्चर है। जब भी आप ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो नॉर्मली आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बताइए। जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा क्या बनाना होगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी में कोऑर्डिनेट मिल सकता है। और अगर आपको बोला कितने पाई बॉन्ड हैं या कितने टाइप के पाई बॉन्ड है तो आपको हमेशा क्या बनाना होगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला या सिडविक स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे ये दो मॉलिक्यूल जो अभी आपके सामने, इनसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको क्या दिया गया है, SO3। चेक करिएगा, SO3 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा, सल्फर। चेक करते जाइएगा, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6। 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन कितने आए, 3। अच्छा, 3 ऑक्सीजन आने का मतलब ये हुआ कि बेटा एक ऑक्सीजन सपोज अपन ने मान लिया यहां आ गया, एक ऑक्सीजन अपन ने मान लिया यहां आ गया, और एक ऑक्सीजन अपन ने मान लिया यहां आ गया। अभी हमें एक स्ट्रक्चर ये वाला तो हमने ऑलरेडी बना लिया, अब हम कौन सा बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको सिडविक स्ट्रक्चर फॉलो करना है या ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉलो, ऑक्टेट। पहले ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए। मुझे बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 और 6, और इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 1 2 3 4 5 और 6। अब याद करिएगा सेंट्रल एटम सल्फर के वैलेंस शेल में ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, सल्फर का ग्राउंड स्टेट याद करिएगा 3s2 3p4। और ऑक्सीजन के पास भी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए ही क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बनाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्साइट अगर आपने कर दिया तो फिर वो सिडविक वाला केस हो जाएगा। सल्फर के ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी क्या होती है, 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। मुझे बताइए सल्फर के मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपन ने अनपेयर्ड मान लिए, तो बचे हुए 2 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। अगर इसी को आगे प्रमोट कर देता था तो 2 के बाद कितने अनपेयर्ड हो जाते थे, 4। और इसको आगे प्रमोट कर देता था तो कितने अनपेयर्ड हो जाते थे, 6। लेकिन हमें एक्साइटेड स्टेट में नहीं बनाना है, किसमें बनाना है, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। अब सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड है और ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। मान लो इन्होंने अनपेयर्ड की क्या कर दी, पेयरिंग। क्या इस पेयरिंग के होते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, पर हमको बनाना क्या है, SO3। अगर सिर्फ इतना ही करके ये बैठ जाते तो फिर SO3 तो बनता ही नहीं, क्या बनता, SO बनता। लेकिन अब आपको क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो आप ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकते, ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। ऑक्टेट स्ट्रक्चर ही बनेगा तभी कोऑर्डिनेट बनेगा। अब मुझे बताओ सल्फर सेंट्रल एटम है, क्या सल्फर का ऑक्टेट पूरा है और उसके साथ साथ इसके पास लोन पेयर भी है, बेटा हाँ। जिसका ऑक्टेट पूरा होता है और उसके पास अगर लोन पेयर होता तो वो किसकी तरह काम कर सकता है, डोनर की तरह। और क्या ऑक्सीजन को ब्रह्मा जी का वरदान मिल चुका था, क्या ऑक्सीजन अपने जीवन में एक लोन पेयर ले सकता था, तो बेटा सल्फर लोन पेयर देगा और ऑक्सीजन लोन पेयर लेगा। क्या इसके पास भी वो वरदान है या नहीं है, तो ये भी एक लोन पेयर देगा और ये भी एक लोन पेयर लेगा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट हो गए, जैसे यहां ऐसे बना दिया। ये सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनइक्वल शेयरिंग के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं दिए, फिर बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन इसके भी है और इसके भी है, बस डोनर ये है और दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। यहां भी इसने अपना
लोन पेयर इसके साथ ऐसे शेयर कर लिया। अब चेक करिए, क्या सल्फर का ऑक्टेट गिनो, क्या ऑक्टेट पूरा अभी भी है? क्या ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरे हो गए? यस। तो ये स्ट्रक्चर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना या एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना? ऑक्टेट। जब भी आपसे एग्जाम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पूछा जाए कि कहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, आपको एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना या ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना, उसी में बनेगा कोऑर्डिनेट जब भी। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? आंसर इज 2। उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर बनेगा। और एग्जाम में पूछे SO3 में कितने पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास आंसर है 3 पाई बॉन्ड, और उसमें कितने टाइप के पी पाई है और कितने टाइप के पी पाई है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। सुनिएगा फिर से, चेक करते जाइए, अभी समझ लीजिए आराम से, इत्मीनान से। SO2 पे आते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से मुझे एक्साइटेड में बनाना है या ग्राउंड स्टेट में बनाना है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं? 2। 2 अनपेयर्ड होने का मतलब है, मान लो ये दोनों अनपेयर्ड है, तो बचे हुए 2 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। पहले तो यही बात कर लो, खत्म बात। अब मुझे बताइए साइड एटम में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 2। एक ऑक्सीजन मान लीजिए यहां आ गया, एक ऑक्सीजन मान लीजिए यहां आ गया। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में? 2। 2 ही तो अनपेयर्ड होते हैं। और इस ऑक्सीजन के पास भी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन आए तो आपको एक्सपांडेड ऑक्टेट नहीं बनाना है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना रहे, और ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्साइटेड स्टेट देखते हैं या ग्राउंड स्टेट देखते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड में इसके पास 2 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए हो जाएगा। ये अपने 2 अनपेयर्ड की पेयरिंग चाहे यहां कर ले चाहे यहां कर ले, कहीं भी कर ले, एक जगह कर लेगा। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ। क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ। लेकिन अब अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम इन पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ग्राउंड स्टेट में बनाना है। क्या अगर किसी का ऑक्टेट पूरा हो और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर हो, क्या वो डोनर की तरह काम कर सकता है? यस। तो ये डोनर होगा, ऑक्सीजन के पास क्या वरदान है या नहीं है? बेटा है। तो ऑक्सीजन यहां पर लोन पेयर एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा। तो बेटा ये सल्फर अपना लोन पेयर इसके साथ अनइक्वल फॉर्म में शेयर कर लेगा। शेयर करेगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहां पर बना रखे थे सल्फर के साथ, वो 2 इलेक्ट्रॉन को अब अपन ऐसे शो कर देंगे। अब आप चेक करिए, क्या अभी भी सल्फर का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? बेटा है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और साथ ही साथ क्या यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन गया? यस। इसका मतलब है यहां पर अगर पूछे कोई कि SO2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते, तो बेटा 1, और SO2 में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो 2। आगे सुनते जाइए, समझते जाइए आराम से। मान लीजिए आपको अभी तीसरा मॉलिक्यूल दिया होता H2SO4। क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है या नहीं है? और क्या ये भी वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा सकता है? यस। जब भी कोई वेरिएबल कोवेलेंसी वाला आएगा तो वहां पर आपको अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा है तो आपको हमेशा उसके ग्राउंड स्टेट को लेकर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना है। आइए सल्फर पे बात करें। सल्फर का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या बनता है? 3s2 3p4। 3s2 3p4 का मतलब ये कहानी इसकी ऐसी हो जाती है 1 2 3 और 4। क्या ग्राउंड स्टेट में इसके बाद 2 अनपेयर्ड होते हैं? यस। और 2 अनपेयर्ड होने के साथ साथ कितने लोन पेयर होते हैं? 2। यहां पर यही किया अपन ने, 2 अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई, 2 लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। 2 अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई, 2 लोन पेयर थे, पर एक ही कोऑर्डिनेट बनाना पड़ा, एक लोन पेयर फालतू पड़ा हुआ है। यहां पर आइए H2SO4 बना रहे हो, क्या H2SO4 में एक स्ट्रक्चर तो ये नॉर्मल वाला है कि सल्फर भाई कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बना सकता है। बट ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर है या एक्सपांडेड ऑक्टेट है? एक्सपांडेड ऑक्टेट है। लेकिन अब मुझे अगर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे बताइए, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां पर कौन आ गया? OH। यहां पर कौन आ गया? OH। क्या सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है या नहीं है? एक अनपेयर्ड की पेयरिंग इसके साथ, एक अनपेयर्ड की पेयरिंग इसके साथ। OH हमेशा जब भी आएगा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। और क्या अभी इसके पास एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां है या नहीं है? कितने लोन पेयर है? 2। क्या सल्फर अपना लोन पेयर दे सकता है और क्या ऑक्सीजन लोन पेयर ले सकता है? बेटा यस। इसका मतलब है कि यहां पर जो कंडीशन बनेगी, ये अपना एक लोन पेयर इसके साथ और एक लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर लेगा, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 क्या बना लिया इसने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो क्या यहां पर अभी भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। आपसे कोई पूछे H2SO4 में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो आंसर इज 2। H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं? आंसर इज 2।
इसी तरीके से मान लीजिए और कुछ एग्जांपल आपको दे दिया। मान लीजिए फास्फोरस को मैंने सेंट्रल एटम मान लिया। अब फास्फोरस के रिस्पेक्ट में सोचिएगा, फास्फोरस का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का होता है, ये 3s2 3p3। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता तो 5 अनपेयर्ड हो जाते, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। कौन सी स्टेट में बनेगा? ग्राउंड। क्या ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड और एक लोन पेयर है या नहीं है? इसका मतलब ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट। चेक करिएगा, मान लीजिए मैंने आपको मॉलिक्यूल दिया PCl3। कौन सा मॉलिक्यूल दिया? PCl3। मुझे बताइए फास्फोरस ने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं, जिनमें से एक क्या है? लोन पेयर। क्या ये तीनों अनपेयर्ड है या नहीं है? तो एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन। कोई बोले इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं? 0, जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला केस, मान लीजिए आपको बोलता मॉलिक्यूल दिया जाता POCl3। चेक करिएगा, फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां, और ऑक्सीजन के साथ क्या डबल बॉन्ड बना सकता था? यस। पर ये स्ट्रक्चर ऑक्टेट है या एक्सपांडेड ऑक्टेट है? एक्सपांडेड ऑक्टेट है। मतलब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 5 बॉन्ड बना दिया। अब क्या करना है? जहां डबल बॉन्ड बना है उसको हटा के कोऑर्डिनेट बना दो। सब जगह यही हो रहा है। ये डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट में, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड होता है। यहां पर कितने डबल बॉन्ड बने थे? 3। 3 में से एक डबल बॉन्ड तो वो बना ही सकता है क्योंकि 2 अनपेयर्ड थे। बाकी 2 डबल बॉन्ड को आपने किस में चेंज कर दिया? कोऑर्डिनेट में। यहां पर जब फास्फोरस को आपने देखा तो स्ट्रक्चर एक ऐसा बन सकता है, ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाया ये किसके अकॉर्डिंग है? ये एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर है और ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। पूछे कितना पाई बॉन्ड है? 1। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 1। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप है ना जनरली एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं या एक्सपांडेड ऑक्टेट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब है आप पाई बॉन्ड पे फोकस कर रहे होंगे, और ऑक्टेट स्ट्रक्चर का मतलब है आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पे फोकस कर रहे होंगे, है ना। तो ये 2 स्ट्रक्चर आप कहीं पर भी मेंशन कर लो, ताकि कभी है ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई कहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमें ऑक्टेट स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, और ऑक्टेट स्ट्रक्चर में भी हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट को बना दें तो उससे हमारा काम हो जाता है। चलिए ना, अब ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया बेटा, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस समझा, बट मेनली है ना कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं आपको, कभी आ जाए तो अपने को बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेट स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अब पाई बॉन्ड पे कंटिन्यूटी करते हैं डिस्कशन के ना। 3 पाई बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। कुछ एग्जाम्पल है ना, मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए पाई बॉन्ड में आपको एक केस दिया गया, और केस दिया गया बेटा मान लीजिए फॉस्फेट आयन का आपको क्या बनाना है? पाई बॉन्ड के ऊपर बात करनी है। अच्छा, फॉस्फेट में फिर से क्या सेंट्रल एटम 3rd पीरियड या उससे ज्यादा का है या नहीं है? तो इसके लिए अगेन 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक तो ऑक्टेट बन सकता है और एक एक्सपांडेड ऑक्टेट भी बन सकता है। क्योंकि अब हम पाई बॉन्ड के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। ठीक, अब आगे सुनिएगा। फास्फोरस, याद करिए पहले तो इस मॉलिक्यूल को चेक करिए, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। ऑक्सी एनायन आते ही आपको जो भी चीजें हमने हाइब्रिडाइजेशन के समय पे पढ़ी थी वो याद आ जानी चाहिए। बेटा फास्फोरस के आसपास यहां पर कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 4।
अब हम वो ज्योमेट्री के हिसाब से टेट्राहेड्रल वेट्राहेड्रल नहीं बना रहे, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के पास कितना नेगेटिव चार्ज है? 3। याद करिएगा, जब भी चार्ज स्पीशीज आते हैं तो जनरली चार्ज किसके ऊपर अज्यूम किया जाता है? सेंट्रल पे। लेकिन ऑक्सी एनायन पे चार्ज किस पे अज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन पे। क्या एक ही ऑक्सीजन पे -3 पूरा लगा दे? नहीं, एक ऑक्सीजन पे मैक्सिमम कितना चार्ज ला सकते हो? -1, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो बेटा -3 है तो 3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? -1 -1 -1। जहां पर भी आपने -1 लगाया वो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और जहां पर कोई चार्ज नहीं वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। इसी का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर इमेजिन करिए। क्या फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे बेटा, और एक लोन पेयर? चेक करिएगा इधर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक की पेयरिंग यहां, एक की पेयरिंग यहां, एक की पेयरिंग यहां। वो जो लोन पेयर था, अगर उसको एक्साइट कर देता तो 2 बॉन्ड बना लेता, और अगर एक्साइट नहीं करता तो यहां क्या बन जाता? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस इतना ही हो रहा और कुछ भी नहीं। अब आइए यहां पर मुझे बताइए कितने पाई बॉन्ड दिख रहे बेटा? एक। अब ये पाई बॉन्ड कैसे निकालोगे? चेक करिए, पाई बॉन्ड के लिए कहानी बहुत सिंपल होती है। यहां कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है? 2 पाई बॉन्ड होंगे। बात समझ में आ रही है? कितने ऑक्सीजन है? 2 पाई बॉन्ड होंगे। कितने ऑक्सीजन है? खत्म बात। क्योंकि ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन जब भी आएगा तो पाई बॉन्ड तो बनाएगा। आइए इधर, यहां पर बताइए कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? अभी तक तो जो देखा उसके हिसाब से तो यही हो रहा है। इसके ऊपर चार्ज है, बनाने कितने थे? 4। 4 ऑक्सीजन थे, 4 पाई बॉन्ड बनने थे। माइनस कितने करने हैं? कितना पाई बॉन्ड बनेगा? एक ही बनेगा। खत्म बात, ठीक है। तो यहां पर कितना पाई बॉन्ड बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनेगा। 1 पाई बॉन्ड। बनने 4 थे लेकिन 3 माइनस हो गए, तो आपने कितना पाई बॉन्ड बना दिया? क्योंकि वो 3 माइनस का मतलब है 3 केवल सिग्मा ही बने, है ना। और एक पाई बॉन्ड बना। सुनिएगा, पाई बॉन्ड के लिए एक ही पाई बॉन्ड है तो उसका कोई ना कोई टाइप होगा, या तो पी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा। ऑक्सीजन अगर साइड एटम में है तो क्या लेके आएगा? पी ऑर्बिटल। और बेटा सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा? sp3। sp3 का मतलब क्या इसके पास कोई पी बचा है या सारे मिक्सर में गए? सारे मिक्सर में। तो अब ये किसका इस्तेमाल करेगा? डी का। तो इसका जो पहला पाई बॉन्ड आएगा, इकलौता पाई बॉन्ड आएगा, वो कौन सा आएगा? डी पाई पी पाई। आइए इसी तरह के कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए, फिर डिस्कस करते हैं इन्हें। ऑक्सी एनायन दे रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका हम लोगों को ऑलरेडी पता है। स्ट्रक्चर बन जाएंगे भाई इनके, है ना। जितने नेगेटिव है, मतलब जितने भी ऑक्सीजन है पहले वो आसपास बना देना। जितने नेगेटिव है उतने ऑक्सीजन पे -1। -1 वाला बनाएगा सिंगल बॉन्ड, न्यूट्रल वाला बनाएगा डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहां पर कितने बनेंगे? तरीका बता दिया। जितने ऑक्सीजन उतने पाई बॉन्ड, और माइनस अगर है तो उतने माइनस कर देना।
एक आध क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए आइए डिस्कशन कर लेते हैं एक बार इसके ऊपर भी। यहां पर सबसे पहले आपको जो आयन दिया, पहले तो इस आयन के नाम बताओ मुझे, पहले फोर्थ वाले का नाम बताओ। फोर्थ वाले का फॉस्फेट, फोर्थ फॉस्फेट है ना। नाम पता होने चाहिए आयन के, है ना, पता चला फिर सब कुछ आता है, नाम ही नहीं पता। वहां एग्जाम में बोल देगी डिटरमाइन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉस्फेट आयन, स्ट्रक्चर विस्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया नहीं, अब पता है तो ही पता है, वरना फिर बेबस लाचार महसूस करेंगे अपने आप को। इसका नाम क्या है? कार्बोनेट। जिसको नहीं पता लिख भी लेना, है ना। ये इसका नाम क्या है? सल्फेट। उसका नाम क्या है? परक्लोरेट। क्या नाम है उसका? परक्लोरेट, है ना। और इसका नाम क्या है? नाइट्रेट आयन। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट आयन के बारे में। ध्यान सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब है sp2, sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3, 1 2 3। लेकिन ये क्या ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। ऑक्सी एनायन होने का मतलब है -2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन पे क्या आ गया? -1। जिसपे -1 आया वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर? एक, केवल एक। अब यहां पर जो एक पाई बॉन्ड है तो हमने लिख दिया 1 पाई बॉन्ड। अब वो पाई बॉन्ड अगर एक है तो कोई ना कोई टाइप होगा उसका, या तो पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, कुछ ना कुछ होगा। साइड एटम मैंने आपको पहले बोल दिया, ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन हमेशा कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? पी। और कार्बन का यहां पर अभी जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो क्या निकल के आया? sp2। sp2 का मतलब क्या? अभी एक पी इसके पास खाली पड़ा हुआ है बेटा। यस, वही पी ऑर्बिटल पहले पाई बॉन्ड में काम आएगा, और इसीलिए टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? पी पाई पी पाई। दूसरी बात, सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? सेकेंड। ऑक्सीजन भी कौन से पीरियड का है? सेकेंड। सेकेंड के पास डी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो अगर सेकेंड सेकेंड के बीच का पाई बॉन्ड है तो वो पी पाई ही होगा, कंफर्म है। यहां पर भी देख सकते हैं इस बात को। ये देखिए, सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड के बीच का पाई बॉन्ड पी पाई ही होता है, क्योंकि सेकेंड वालों के पास डी तो होता ही नहीं। हाँ, अगर थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम आया तो उसके पास पी भी है और डी भी है, तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि पी का इस्तेमाल कर रहा है या डी का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए आइए यहां पर, आइए अगले केस के ऊपर चलते हैं। सल्फेट। सल्फेट में आप हाइब्रिडेशन निकालिए। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 ही क्या आ गए? ऑक्सीजन। कितनों पे नेगेटिव चार्ज है? 2 पर। 2 पे नेगेटिव लगा दीजिए, उन्होंने क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। बचे हुए 2 क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाए तो बताइए कितने पाई बॉन्ड निकल के आ गए? 2। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उन पाई बॉन्ड का टाइप क्या है। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है? sp3। 2 पाई बॉन्ड है, साइड एटम दोनों में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमेशा पाई बॉन्ड के लिए कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? p ऑर्बिटल। अब सेंट्रल एटम को देखिए, सेंट्रल एटम ने s और तीनों p तो मिक्सर में डाल दिए, तो सेंट्रल एटम के पास प्योर ऑर्बिटल p बचा या d बचा? d बचा। तो पहले पाई बॉन्ड में भी d और दूसरे पाई बॉन्ड में भी d, मतलब दोनों पाई बॉन्ड कौन से आएंगे? d पाई p पाई। आइए इधर अगले वाले केस पर, ClO4-। यहां पर कितने ऑक्सीजन आ गए बेटा? 4। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो sp3 है। -1 का मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, जिसपे -1 है वो क्या बनाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। और बचे हुए जो ऑक्सीजन है वो क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? 3। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास है 3 पाई बॉन्ड्स, और 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है उनका कोई ना कोई टाइप होगा। अब मुझे बताओ, साइड एटम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा? p ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। पाई बॉन्ड बनाने में या तो p काम में आएगा या d काम में आएगा। क्या इसने अपने तीनों p मिक्सर में डाल दिए पहले ही? हाँ। इसका मतलब इसके पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए p अवेलेबल नहीं है। कौन सा अवेलेबल है? d। तो पहला पाई बॉन्ड भी d पाई p पाई, दूसरा भी d पाई p पाई, तीसरा भी d पाई p पाई। आगे बढ़ जाते हैं लास्ट केस पर, NO3- नाइट्रेट आयन। 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2, मतलब यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp2। अच्छा, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3। क्या ये भी एक ऑक्सी एनायन है या नहीं है? ऑक्सी एनायन आया तो एक के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। जिसने नेगेटिव आया उसने क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड। और बचे हुए 2 ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं? 2। ऐसा आप कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। आपने अगर ऐसा कर दिया तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 5। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, सबसे ज्यादा गलती अगर किसी के स्ट्रक्चर में आप करेंगे
तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में ही होता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सब जगह, वही आप यहां भी फॉलो कर जाएंगे। और जैसे ही आप ये फॉलो करेंगे, ध्यान सुनना है ना, गलत है पर क्या गलती है आपको समझ में भी आना चाहिए। पहली बात तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और अगर बना भी देते आप तो फिर अब दिमाग चलना चाहिए कि भैया ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2, मतलब यहां पर पाई बॉन्ड वाली बात कर रहा हूं, तो दोनों ऑक्सीजन क्या लेके आएंगे, पी और पी। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, sp2। sp2 का मतलब एक पी अभी बचा हुआ, तो पहला पाई बॉन्ड तो पी बना लेगा दूसरे के लिए, सेकंड के पास डी। तो इतना तो तब सोचते जब दिमाग होता, अब दिमाग होता ही तो फिर ऐसे ही क्यों बनाते हैं ना, पहली बात है। तो इसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने को खुद समझ में आना चाहिए कि बेटा स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ करी अपन ने, और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में स्पेशली कॉशियस रहने की यही जरूरत है। फिर से याद करिए, जब हमने एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था, नोट में 5 पॉइंट लिखाए गए थे। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड पीरियड, और 5वां पॉइंट था मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ब्रैकेट में लिखा था 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। कभी भी ये 5 कोवेलेंट नहीं बना सकता। वो पॉइंट बार बार काम आएगा नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में, याद करिएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बना सकता है, 3, मैक्सिमम 3 कोवेलेंट। 3 कोवेलेंट बना, 4 नहीं बनाना बेटा ना, हाँ। और एक क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट, ये स्ट्रक्चर बनेगा। NO2 के समय में भी पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। तो एक्चुअल में यहां पर पाई बॉन्ड एक ही है, 1 पाई बॉन्ड। और ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का है और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का है, तो वो पाई बॉन्ड कौन सा बन के आएगा, पी पाई पी पाई। और नॉर्मल लॉजिक से भी देखें तो ऑक्सीजन पी लेके आएगा, और sp2 के बाद इसके पास भी पी खाली है, तो पाई बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, पी पाई पी पाई। तो ये इसके टाइप है। कोई भी अब एग्जांपल आ जाए तो आप इस तरह से पाई बॉन्ड कहां पर कितने हैं, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में बस कॉशियस रहना है आपको। बाकी सब तो लगातार ऑक्साइड या ऑक्सी एनायन के केस आएंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं, लिखिए पहले। ये तो अपन ने डायरेक्ट जो क्वेश्चन बना सकते थे स्ट्रक्चर से, वो बना लिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज contains all d pi p pi type of bonds, contains all d pi p pi type of bonds। दिल्ली और पंजाब है ना, डी पाई पी पाई टाइप ऑफ बॉन्ड्स। चलिए, दीपिका पादुकोण भी समझ सकते हैं ना, डीपी जैसे चल जाता है काम, है ना। ऑप्शन लिखिएगा, पहला फॉस्फेट आयन, दूसरा लिखिएगा सल्फेट आयन, तीसरा लिखिएगा परक्लोरेट आयन, चौथा लिखिएगा बोथ 1 and 2, अगला लिखिएगा बोथ 2 and 3, अगला लिखिएगा बोथ 1 and 3, अगला लिखिएगा ऑल 1 2 and 3, बोथ 1 2, 1 2 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 1 and 3, और एक लास्ट में आ जाएगा ऑल। अब पहली बात तो फॉर्मूले के हिसाब से आयन पता होने चाहिए, कौन सा आयन क्या है ना, नाम के हिसाब से फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं तीनों। करेक्ट आंसर इज ऑल, है ना। फॉस्फेट के अंदर 1 पाई बॉन्ड है, सल्फेट के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, परक्लोरेट के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। और इन सभी में सेंट्रल एटम का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3 sp3 sp3, मतलब इसके पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी खाली नहीं है। तो सेंट्रल एटम अगर पाई बॉन्ड बना रहा होगा इन तीनों जगहों पर, तो उसको कौन सा ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, डी। और इसीलिए तीनों जगहों पर, यहां पर भी आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे सारे, यहां पर भी सारे पाई बॉन्ड कौन से मिलेंगे, डी पाई पी पाई। और यहां पर भी जितने भी बॉन्ड है पाई बॉन्ड, सारे के सारे क्या होंगे, डी पाई पी पाई। अगला क्वेश्चन लिखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, in which of the following species only p pi type of bonds are present, only p pi type of bonds are present।
पहला ऑप्शन लिखे CO2, अगला लिखे सल्फेट SO4 -, अगला लिखे SO2, अगला लिखे SO3। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट CO2 है। अगर एक ही ऑप्शन देखना है तो भाई पाई बॉन्ड के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड पीरियड का है तो वहां का जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पी पाई है ना। थर्ड वाला पी पाई भी बना सकता है, पी पाई डी पाई भी बना सकता है, लेकिन ओनली पी पाई और एक ही ऑप्शन है तो सेकंड वाला ही होगा ऑब्वियसली, मतलब CO2 है ना, सेकंड वाला मतलब सेकंड पीरियड कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन लिखे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, ऐसा लिखे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज number of p pi and number of d pi bonds are equal, number of p pi and number of d pi bonds are equal। ऑप्शन वही चारों ऊपर वाले। करेक्ट आंसर SO2, करेक्ट आंसर इज SO2। अगर पी पाई और पी पाई डी पाई बराबर करने दो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो कहीं कहीं है ना। SO3 अगर है तो SO3 में तो पाई बॉन्ड ही 3 है, तो 3 तो बराबर क्या 1.5 बनाओगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ, तो इसका मतलब है SO2 आंसर है ना। 2 पाई बॉन्ड है, एक पी पाई है और एक डी पाई पी पाई। अगला क्वेश्चन लिखिए in which of the following species, in which of the following species number of d pi p pi, number of d pi p pi bonds are more than, number of d pi p pi bonds are more than number of p pi p pi bonds, number of d pi p pi bonds are more than number of p pi bonds। पहला ऑप्शन CO2, अगला ऑप्शन NO3 -1 नाइट्रेट आयन, अगला ऑप्शन SO2, अगला ऑप्शन SO3। करेक्ट आंसर विल बी SO3 है ना। SO3 में एक पी पाई है और बाकी 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स है ना। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं कि भाई पाई बॉन्ड्स पे क्या क्या कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब के सब अपन ने यहाँ पर लगभग देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस के अंदर। पाई बॉन्ड की कहानी को समझने के बाद बेटा नेक्स्ट जो कैटेगरी हमें समझना है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है, टॉपिक की हेडिंग डालिएगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब देखो बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़े उसमें हमने एक स्टैंडर्ड या आइडियल कंडीशन के बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात करी कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। इस तरह के आइडियल एंगल हम लोगों ने पढ़े। फिर हमने देखा कि कभी भी अगर लोन पेयर वगैरह आ जाता है तो लोन पेयर आने से कई बार लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा, तो आइडियल बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें भी हम कर चुके। लेकिन अब वो सब तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के केसेस थे, लेकिन अब हमें कंपैरिजन के केसेस पढ़ने कि मान लीजिए बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन आ गया तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, कैसे पता करना है, ऑर्डर कैसे बनाते हैं। बॉन्ड एंगल के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन की कैटेगरी को समझिएगा। मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में बोला कि आपको जब भी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना होगा ना तो जनरली 2 तरह के स्पीशीज के बारे में पढ़ना होता है, तो या तो डायटोमिक या फिर पॉलीएटोमिक। वीबीटी जो हमने पढ़ा था SS SP PP ओवरलैपिंग वगैरह वो किसके लिए पढ़ा था, डायटोमिक। हाइब्रिडाइजेशन हमने किसके लिए पढ़ा, पॉलीएटोमिक। अब हमारा टॉपिक कौन सा आ रहा है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसके लिए एप्लीकेबल है, डायटोमिक या पॉलीएटोमिक या दोनों के लिए? दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलीएटोमिक। अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो बॉन्ड एंगल तभी निकाला जा सकता है जब स्पीशीज कैसा होगा, पॉलीएटोमिक। एंगल का मतलब क्या होता है, बचपन में मैथ्स में ऐसा बनाते थे, यही तो एंगल है। एंगल बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए, 3 पॉइंट्स के बिना एंगल नहीं बन सकता। डायटोमिक का कभी कोई एंगल होता ही नहीं। डायटोमिक कैसे भी बनाओगे सीधा लाइन ही बनेगा, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो,
ऐसे बना लो, दो के बीच का हमेशा क्या बनेगा, लाइन। तो पहली बात, बॉन्ड एंगल का जो टॉपिक है ना, ये डायटोमिक के लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, पॉलीएटॉमिक। और मुझे बताइए, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज अगर आ गया तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत ही कहां से होगी, हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के दो तरीके मिल सकते हैं आपको। दो तरीके क्या क्या, या तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी मिलेगा, या sp2 मिलेगा, या sp3 मिलेगा, यही हाइब्रिडाइजेशन थे। या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3d मिलेगा, या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मिलेगा, या हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 मिलेगा। क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन हमारे सामने निकल के आएगा। अब देखो, जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में दो केस बना दिए मैंने आपके सामने। एक वो वाले हाइब्रिडाइजेशन जहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, और एक वो वाले हाइब्रिडाइजेशन जहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपको यह देखना है कि जो जो स्पीशीज कंपैरिजन में दिए उनमें से अगर किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, या उनमें से एक के पास या दो के पास या सबके पास किसी के पास भी अगर डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल अगर नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे फैक्टर्स से। फैक्टर्स क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। और ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको आप फैक्टर नहीं लगाओगे, डायरेक्ट उसका क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना हम लोग ऑलरेडी ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल वगैरह वगैरह क्या है वो सीख चुके हैं। अब ऐसी कहानी क्यों है सर, इसमें क्यों फैक्टर लगेगा और इसमें क्यों फैक्टर नहीं लगेगा, उसका कारण हम लोग समझते हैं। याद करिए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, बहुत बढ़िया, संभल के रहे ना तुम लोग बताइए, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है आइडियल, 180। sp2 का कितना होता है, 120। क्या सारे एंगल आइडियली बराबर होते हैं, यस। sp3 के सारे एंगल कितने एंगल, 6, 109.5 के होते थे। इसके जो भी एंगल होते हैं ना, आइडियली सारे एंगल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसके एंगल याद करिए, इसमें सारे एंगल सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें भी 90 और 180 दो टाइप के एंगल है, और इसमें भी 3 अलग अलग टाइप है। इसमें जो भी एंगल होगा ना वो एक जैसा होगा, तो इसको तो अपन बिना स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि अपने को मालूम है पहले से कि अंदर के सारे एंगल बराबर। लेकिन इसमें एंगल बराबर नहीं होते, तो एग्जाम में जब मॉलिक्यूल देगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर बना के पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जिस एंगल की बात कर रहा है वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाला है, या इक्वेटोरियल एक्सियल वाला है, या एक्सियल एक्सियल। फिर आप अंदर की कहानी समझ पाएंगे। और इसीलिए जब भी आपको बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में दो कैटेगरी, विदाउट डी ऑर्बिटल को डायरेक्टली फैक्टर से सॉल्व करेंगे, फैक्टर क्या वो पढ़ेंगे हम लोग। और अगर डी ऑर्बिटल आ गया तो उसमें अलग अलग टाइप के एंगल होते हैं, इसलिए पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हमें ये दिख जाए कि भाई कौन से वाले एंगल की बात कर रहा है उन सब में से, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा ना। यहां तक अभी लिखे रहने दीजिए, बाकी कल ही स्टार्ट करेंगे इसको।